हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकआउट किस तरह से होने चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक में। और अगर बेस्ट ब्रेकआउट ढूंढ लिया तो एक दो महीने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकआउट किस तरह से होने चाहिए वो आपको बताने वाला हूँ। ब्रेकआउट की कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। पहला जो मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई पहले किया था, उसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ, वो है एसबीआई। एसबीआई में पहली बार यहाँ पे ये जो है ये रेजिस्टेंस है। पहली बार यहाँ से आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर से यहाँ से इसने ऊपर ऊपर गया रेजिस्टेंस के पास। और और सबसे अच्छी बात यह हुई थी कि रेजिस्टेंस के पास जाके इसने 2 दिन होल्ड किया है, 1 और 2, और ये 1 3 ग्रीन कैंडल बनी थी। तो ऐसे ब्रेकआउट पकड़ना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें जो एसएल हमारा होता है वो भी बहुत छोटा होता है। जैसे कि यहाँ से हम इस यहाँ थोड़ा ऊपर भी पकड़ सकते हैं। ये स्विंग जो हो नीचे यहाँ देखे तो 24 रुपये इतना है एसएल है। और जो टारगेट मिला वो 1 2 और 3 दिन में ही इनफ टारगेट मिल गया था। यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर हम मेजर करें तो 1 और 2 1:3 के आसपास मिल गया था। और जो होल्ड करे यहाँ ट्रेल करके, उसके लिए तो बेस्ट था। जैसे कि एक बार एंट्री से ऊपर जाने के बाद 1:1 मिलने के बाद हम एंट्री पे एसएल रख के होल्ड भी कर सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट होने के लिए रेजिस्टेंस के पास होल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट आया, जिसमें एसएल भी बहुत छोटा होता है, एंट्री के लिए भी आसान होता है, और इस तरह अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में ये 27 फेब को ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे भी एक आप देख सकते हो, इस लेवल के पास एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से आके रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इसने, फिर थोड़ा नीचे आया 3 दिन, फिर से जाके इस रेजिस्टेंस के पास एक रेड कैंडल बनाया। इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस के पास इसने होल्ड किया है। तो हमें एसएल भी ये वाला मिल सकता है, और एसएल भी हमारा छोटा रहेगा, और यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हो। इसमें जो था वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा पैटर्न बना था। यहाँ पे आप देख सकते होगे 1 वीक 2 वीक 3 वीक 3 वीक एक ही जगह पे होल्ड किया, तो जिस भी साइड ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड बहुत अच्छा मूव आएगा। ये था सेम जगह पे रेजिस्टेंस के पास इसने होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, और एसएल को प्रॉपर फॉलो करना। ये 2 दिन नीचे भी आया था, एंट्री प्राइस के नीचे भी आया, तो यहाँ पे निकलना नहीं। एक बार एसएल फिक्स किया, उसके बाद एसएल के पास आए तभी निकलना है, नहीं तो नहीं। इसने भी बहुत अच्छा मूव दिया। फिर जो दूसरा स्टॉक मैं दिखाऊंगा वो है यहाँ पे टाटा स्टील। टाटा स्टील को हम देखें तो इसने भी सेम एक यहाँ पे पहली बार गया, रिवर्सल आया, रेजिस्टेंस बन गया। ये जोन हमारा रेजिस्टेंस, इसने रेजिस्टेंस दिखा दिया कि यहाँ से पहली बार रिवर्सल हुआ था, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। फिर दूसरी बार फिर से यहाँ पे जाके इसने सीधे ब्रेकआउट नहीं किया। सीधे ब्रेकआउट करता तो हमें कन्फ्यूजन होती, लेकिन इसने यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ से इसने
इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया। तो एसएल जो भी लास्ट स्विंग होता है ये वाला एसएल है, इसलिए यहाँ से देखें तो ये और टारगेट भी ये बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं मिला है, पर लेकिन एसएल भी नहीं गया था। जिस भी स्टॉक में रेजिस्टेंस के पास एक दो बहुत दिन टाइम बिताए फिर ब्रेकआउट करे तो बहुत अच्छा उसमें मूव मिलता है। एसएल भी होता है, पर 60 70 80 टाइम ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं। और सीधे अगर हम कहीं पे ऐसे ही एंट्री ले ले, जैसे कि कोई भी जगह हो, यहाँ सीधे रनिंग में भी टारगेट मिल जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास होल्ड करे 2-3 बार, उस ब्रेकआउट में बहुत अच्छा टारगेट मिलता है। चौथा जो स्टॉक है वो है जियो फाइनेंस। इसमें अगर देखें तो ये जैसे ही आईपीओ लॉन्च हुआ था, ये इसका प्राइस नीचे गिरा था। फिर बहुत टाइम कंसोलिडेशन के बाद इसने इसका ये जो ऑल टाइम हाई था उसे क्रॉस किया, तो यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती थी। इसने भी बहुत अच्छा, इसने जैसे ही एंट्री बनी उसके बाद ही तुरंत मूव करना शुरू किया। तो जिस भी स्टॉक्स में तुरंत मूव आता है उसमें होल्ड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो हमारे एंट्री प्राइस से ऊपर चला जाता है, तो किसी बात का डर भी नहीं होता और हम आसानी से होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एसएल तो जो होगा लास्ट स्विंग उसी को लगाना होगा, बड़ा हो या छोटा, आप क्वांटिटी में कम ज़्यादा कर सकते हो, बट एसएल प्रॉपर रखोगे तभी पूरा मूव कैप्चर होगा। अब इस स्टॉक में भी अभी कंटिन्यू ही है। बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे बाई किए होंगे 300 के आसपास, और ये जो नीचे आया इसमें निकल गए, और फिर ये मूव अभी मिस कर रहे होंगे। ये मूव अभी भी चल सकता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना या ऐसी कंडीशन नहीं बनी कि जिससे हम जान सकते हैं कि स्टॉक्स नीचे आएगा। ये फिर से यहाँ पे हायर हाई, इसने देखे तो यहाँ से हायर हाई हायर हाई हायर हाई, हाई पे हाई लगाते जा रहा है। तो फिर से यहाँ अगर देखे तो यहाँ पे होल्ड करके फिर से ये न्यू हाई लगा सकता है, तो इस तरह से हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने भी एंट्री की थी, अब मेरा एसएल ये होगा, ये स्विंग लो। जब तक इसके ऊपर रहेगा मैं होल्ड करते रहूँगा और कोई टेंशन भी नहीं है, क्योंकि हमारे एंट्री प्राइस से ऊपर ही चल रहा है, तो लॉस का कोई डर भी नहीं। इस तरह से आप स्टॉक्स में ब्रेकआउट सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। रेजिस्टेंस के पास बहुत ध्यान रखना है, जो स्टॉक कंसोलिडेशन करे, थोड़ा होल्ड करे, उसी में एंट्री लेना है, बाकी सीधे जाए तो छोड़ दो। इसने भी यहाँ रनिंग में ब्रेक किया, लेकिन ये पहली बार इसने टच किया 300 के आसपास, जो थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है, एग्जैक्ट प्राइस पे पास रेजिस्टेंस नहीं लेता कोई भी स्टॉक। तो इसने यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल बनी थी, इसी में बहुत दिन इसने ट्रेड किया। फिर जब इसने ब्रेक किया तो इस जोन में यहाँ से 296 और 300 इस बीच में कहीं पे भी 302 304 इस बीच में हम कहीं भी एंट्री कर सकते हैं, और फिर हम स्टॉक्स को होल्डिंग में ले जा सकते हैं। स्टॉक्स को एंट्री करने के बाद कई बार ये 5-6 दिन या 7-8 दिन भी कभी कभी होल्ड करवाता है, फिर जाके मूव आता है। तो एसएल प्रॉपर लगाना है, अगर यहाँ पे एसएल है तो यहाँ पे ही, फिर अगर ये कंटिन्यू ऊपर गया फिर नीचे आया, अगर ये कैंडल बनी और तीसरी कैंडल चौथी कैंडल भी यहाँ पे नीचे आती तो एग्जिट कर दो तो चलेगा, क्योंकि फिर कंटिन्यूस में नीचे भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा स्पेस दो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आप अपना